हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। मेरा डर सच साबित हुआ। ऑफिस से लौटकर घर में कदम रखते ही सासू माँ का गुस्सा झेलना पड़ा, क्योंकि ऑफिस से देर से जो लौटी थी। हालांकि मैंने बताया भी था कि मेरी कुलीग रंजना की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए रुकना पड़ा। वह तो ससुर जी ने बीच बचाव किया, वरना तीखे स्वर की सासू माँ कहाँ चुप होने वाली थी। देवर समीर भी जब मेरे समर्थन में बोले तो सासू माँ ने उन्हें भी आड़े हाथों लिया। आप देख रहे हैं इसका बात करने का ढंग। पहले राजीव और शिखा ने मेरे साथ बदतमीजी से बोलना शुरू किया और अब यह भी उनकी देखा देखी मेरी बेइज्जती करने लगा है। सासू माँ ने हम सबकी शिकायत ससुर जी से कर डाली। समीर, तुम अब एक शब्द भी अपनी माँ के सामने नहीं बोलोगे। बहू, तुम कपड़े बदल कर रसोई में जाओ। ज़रूरत के समय किसी के काम आना अच्छी बात है। मेरे ससुर जी की कड़क आवाज़ ने फिर किसी को आगे बहस नहीं करने दी थी। कुछ देर बाद राजीव मेरे पास बेडरूम में आए। मुझे उनकी आंखों में चिंता के भाव साफ नजर आए, तो मैं मुस्कुराती हुई उनकी छाती से जा लगी। राजीव अंदाज़ा लगा रहे थे कि उनकी माँ के गलत व्यवहार के कारण अब मैं उनसे झगड़ूंगी, पर मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने मेरा मूड ठीक करने के इरादे से कहा, कल रविवार को मैं तुम्हें तुम्हारे भाई भाभीयों से मिलाने ले चलूँगा। उनसे मिलने फिर कभी चलेंगे। कल माँ से मिलने मेरठ चलें? नो प्रॉब्लम। वैसे तुम्हारी मम्मी कब तक यहाँ लौट रही हैं? इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं रसोई में जाती हूँ। राजीव के गाल पर छोटा सा चुंबन अंकित कर मैं कमरे से बाहर आ गई थी। अपने बहू बेटों से सख्त नाराज़ होकर मेरी मम्मी महीना भर पहले मामा जी के साथ मेरठ चली गई थी। जिस बात को लेकर रविवार के दिन घर में झगड़ा हुआ था, वह बहुत छोटी सी बात थी। मेरी भाभीयों ने मेरी फरमाइश पर सबको पकौड़े बनाकर खिलाए थे। माँ बाजार गई हुई थी, इसलिए उनके हिस्से के पकौड़े रख दिए गए। गड़बड़ यह हुई कि जो पकौड़े भाभीयों ने उनके लिए रखे थे, वे बड़े भाई से मिलने आए उनके दोस्तों के पेट में पहुँच गए। माँ ने लौटकर इसी बात के लिए झगड़ना शुरू कर दिया था। सारी ज़िंदगी इसी तरकीब का इस्तेमाल करके वे पापा व हम सब पर हावी रही थीं। लेकिन उस दिन बात बिगड़ती चली गई। पहले माँ ने फ़ौरन अपने लिए पकौड़े बनाए, फिर मायके जाने की जिद पकड़ी। दोनों भाभीयों ने जब उनसे ऐसा ना करने की गुजारिश की, तो उन्होंने मेरठ से आए अपने भाई यानी हमारे मामा जी को नमक मिर्च लगाकर बहुत से दुखड़े सुनाए और अंत में रोते हुए बोली, मेरी इतनी ज़्यादा दुर्गति कराने को तेरे जीजा जी मुझे इन दुष्टों के पास क्यों छोड़ गए? मैं तो अब नर्क में जी रही हूँ भाई। इस आरोप से चिढ़कर बड़े भैया भड़क कर बोले, ज़्यादा बकबक मत करो माँ, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें इतनी गलत बात मुँह से निकालते हुए? मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी से मत बोल। माँ ने भी चिल्लाकर उन्हें दबाना चाहा, पर यह बात उल्टी पड़ गई। अपनी माँ से इतनी बदतमीज़ी से बोलना गलत है। मामा जी ने भी जब बड़े भाई को ज़ोर से डांटा तो वे गुस्से से पागल हो गए। मेरे बजाय आप अपनी बहन को समझाइए मामा जी। पापा की मौत के बाद से ये हमें आने जाने वालों के सामने जलील करती रहती हैं। घर में झगड़ा करने के अलावा इन्हें और कोई काम नहीं है। इनके चटोरेपन को पूरा करना हमारे बस का नहीं है। आप क्यों नहीं इन्हें अपने साथ ले जाते? मैं क्यों कहीं जाऊं? अरे ये मेरा घर है, अब मैं तुम सबको यहाँ से निकाल कर दम लूँगी। माँ ने चिल्लाकर सबको धमकी दे डाली थी। ज़्यादा शिकायत करने से तो अच्छा है किसी वृद्धाश्रम में चली जाओ। चलो मैं ले चलता हूँ। ऐसा कहते हुए बड़े भैया ने गुस्से में माँ का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे की तरफ खींचना शुरू कर दिया था। इस अनहोनी को घटते देख मैं हक्की बक्की सी रह गई थी। बस बहुत हो गया। गुस्से से काँप रहे मामा जी ज़ोर से चिल्ला उठे, ऐसे जलील नहीं होने दूंगा मैं अपनी विधवा बहन को। इसका पति चला गया पर भाई तो अभी जिंदा है। तू चल मेरे साथ कमला। इन दुष्टों की शक्ल देखने को कभी इस घर में मत लौटना। माँ को किसी ने नहीं रोका था, क्योंकि पापा की मौत के बाद तेज ज़बान वाली मेरी माँ अपने बेटे बहुओं पर बोझ बन गई थी, जिसे उनमें से कोई ढोना नहीं चाह रहा था। माँ का हालचाल जानने के लिए मैं मेरठ जाना चाहती थी। राजीव ने अपने मम्मी पापा से मेरठ जाने की बात रात को ही कह दी और हम सुबह कार से मेरठ मामा जी के घर पहुँचे। भाई भाभीयों के गलत व्यवहार से मामा जी अभी भी बहुत खफा थे और हमारे पहुँचते ही वे उन चारों को भला बुरा कहने लगे। बेटे माँ का बोझ नहीं उठा सकते हैं तो क्या भाई भी आंखें मूंद कर बैठा रहेगा? लौट कर बता देना उन दोनों को कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी बहन को अपने घर में आराम से खिला सकता हूँ। थोड़े दिन में सबका गुस्सा शांत हो जाएगा तो दोनों भाई खुद माँ को लेने आ जाएंगे मामा जी। राजीव ने उनका गुस्सा शांत करने का प्रयास किया था। कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें यहाँ आने की। पिता की मौत के सिर्फ 3 महीने बाद अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देने वाले बेटों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राजीव को मामा जी के पास बैठा छोड़कर मैं माँ के पास उनके कमरे में चली आई। उन्होंने फ़ौरन मामा जी की बहू कविता की बुराइयाँ करनी शुरू कर दी। यह कविता तो बहुत तेज़ है बेटी, उसे मेरा यहाँ रहना फूटी आँख नहीं भा रहा है। माँ की आंखों में आंसू छलक उठे थे। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। माँ को दुखी देखकर मैं भी रुआंसी हो उठी।
जब बेटों ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया तो कहाँ जाती। अगर मेरा भाई मुझे उस दिन अपने साथ यहाँ नहीं लाता तो मैं किसी बस या ट्रक के नीचे आकर आत्महत्या कर लेती। बेकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए, ना मुँह से निकालनी चाहिए माँ। पापा के चले जाने से अब पहले वाली बात नहीं रही है। तुम समझदारी से काम नहीं लोगी तो बेटे बहुओं के पास तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बेइज्जत होने को पीछे छोड़ गए वे। माँ की आवाज़ में छिपे पीड़ा के भाव को महसूस कर मेरी आंखें नम हो गईं। कुछ देर तक मामा जी की बहू के खिलाफ माँ ने अपने मन की भड़ास निकाल ली तो मैंने पूछा, यह बताओ कि बड़े या छोटे भैया का फ़ोन आया था? उनमें से किसी ने तुम्हें वापस ले जाने की बात की थी? मैं यहीं सड़कर जी लूँगी पर उन जलीलों के पास नहीं लौटूंगी। माँ एकदम से भड़क उठी। कितनी बेइज्जती की थी दोनों ने उस दिन मेरी। अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो क्या उन दोनों की हिम्मत होती मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालने की धमकी देने की? हमारे घर में सबको अपनी बात कहने की छूट हमेशा से रही थी। जब झगड़ा बढ़ जाता तो हम एक दूसरे का अपमान करने से नहीं चूकते थे। मैं खुद तीखी ज़बान रखती थी। क्या मजाल कि कोई भी भाभी मुझ पर जरा सी भी हावी हो जाए। बाद में ससुराल आकर भी मेरा व्यवहार नहीं बदला था। ससुराल का अनुशासन मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। वहाँ छोटों को गलत बात के सामने भी चुप रहने को मजबूर किया जाता था। राजीव या उनके छोटे भाई समीर की अपने माता पिता के सामने ज़बान खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। पर मैंने शादी के कुछ दिन बाद से ही नाजायज़ टोका टाकी का विरोध करना शुरू कर दिया था। अपने सास ससुर की टोका टाकी को लेकर मेरा झगड़ा पहले राजीव से अपने बेडरूम में होता था। फिर मैंने सास ससुर के सामने भी ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया था। घर में झगड़े बढ़ने लगे तो एक दिन ससुर जी ने हमें धमकी दे दी थी, अगर तेरी बहू को इस घर में अनुशासन में नहीं रहना है तो तुम अलग हो जाओ। तो जैसे मनचाहा रास्ता मिल गया था। तब मेरे पापा जिंदा थे। मेरे सारे मायके वालों ने एक होकर मेरे अलग होने के फैसले का समर्थन किया था। मैंने ज़िद पकड़ ली तो राजीव मजबूरन अलग होने को तैयार हो गए थे। अलग होने से पहले मेरे पापा दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। उनकी मौत के बाद से मेरे मायके में परिस्थितियाँ तेज़ी से बिगड़ने लगी थीं। मैं जब भी मायके जाती तो माँ से उनका अपनी बहुओं के साथ नया झगड़ा होने की खबर ही मिलती। माँ को समझाना आसान नहीं था क्योंकि वे अपने को गलत मानती ही नहीं थीं। अंत में इस सारे झगड़े का नतीजा यह निकला कि अपने बेटे बहुओं के हाथों बुरी तरह से अपमानित होकर माँ अपने भाई के पास रहने को मजबूर हो गई थी। उस घटना से सबक लेकर माँ तो अभी तक नहीं बदली हैं, पर मैंने उस दिन ऐसा सबक ज़रूर सीख लिया जिसने मेरे स्वभाव को बहुत बदल दिया। मैं ससुराल में जब से बड़ी बहू बनकर आई हूँ तब से मेरे तेज तर्रार स्वभाव के कारण घर में झगड़े बढ़े थे। देवर समीर ने राजीव के सामने मेरे खराब व्यवहार की शिकायत करते हुए मुंह खोला था। इन्होंने मेरा पक्ष लेते हुए कई बार अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बातें की थी। ससुर जी को हमें अलग करने की धमकी देनी पड़ी थी और इसी कारण राजीव के मन में अपने माता पिता के लिए बहुत कड़वाहट भर गई थी। घर के बिगड़ते जा रहे माहौल में कल को क्या सासू माँ की वैसी बेकदरी नहीं हो सकती है जैसी मेरी माँ की मेरे भाई भाभीयों के हाथों हुई थी। लड़ाई झगड़े के ऐसे खराब माहौल में पलकर बड़ा होने वाला मेरा बेटा भविष्य में मुझे हाथ पकड़कर क्या घर से बाहर निकाल देगा? इस तरह के सवालों ने मेरे जहन में खलबली मचा दी थी। मुझे वह दृश्य भुलाए नहीं भूलता है जब बड़े भाई ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे की तरफ खींचना शुरू कर दिया था। अब जब भी किसी जायज़ नाजायज़ बात को लेकर अपने सास ससुर के साथ ज़बान लड़ाने का मौका सामने आता है तो वही दृश्य आंखों के सामने आकर मेरी ज़बान को ताला लगा देता है। मैं अपने ससुराल में डर कर चुप नहीं रहती हूँ। मेरे दिलो दिमाग में तो बस यह सबक गहराई से बैठ गया है कि अगर मैं छोटों के सामने बड़ों को अपमानित नहीं करूँगी तो शायद कल छोटों के हाथों खुद अपमानित होने से बची रहूँगी। कौन माँ चाहेगी कि उसके बेटे बहू उसे बेइज्जत कर घर से बाहर धक्का देने पर उतारू हो जाएं? सासू माँ की टोका टोकी के सामने चुप रहने की शुरुआत कर मैं उनके साथ साथ अपना भविष्य भी सुरक्षित और शांतिमय बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वे समझें या ना समझें, पर मैं यह बखूबी समझती हूँ कि चुप रहकर मैं ऐसे बीज बो रही हूँ जिनके कारण हम दोनों का बुढ़ापा सुख शांति व हंसी खुशी से कटेगा।